हिंदी। सीलबंद आत्मिक जानवर। हाहा, रोवेथ ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए कुछ दूर तक चलते हुए कहा। अजाक्स ने रॉथ की रहस्यमयी हंसी को देखा और इंतजार करने लगा कि अब वह क्या करने वाला है। क्या जब वह रोहित को गौर से देख रहा था, अजाक्स ने देखा कि वह एक विशालकाय अग्निकौवा बन गया है और उसने अपने पंख फैलाए हैं जो बहुत ही दबंग लग रहे हैं। वह उसके विशाल पंखों को देखकर आश्चर्यचकित था, जो लगभग आधा किलोमीटर तक फैले हुए थे और अजाक्स उसके सामने एक छोटे पक्षी की तरह लग रहा था। युवा स्वामी, मेरे पीछे आकर बैठो। मैं तुम्हें कुछ ही मिनटों में अग्निकौवा जनजाति के पास ले जाऊंगा। अजाक्स, जो रावेत के विशाल पक्षी रूप को देखकर अभी भी अचंभित था, रावेत की आवाज से जाग गया। ठीक है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और तुरंत उस विशाल अग्निकौवे पर कूद पड़ा जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी। रावेत, चलो चलें। उसके बैठने के बाद भी अजाक्स ने देखा कि रावेत हिल नहीं रहा था, इसलिए उसने रावेत से उड़ने को कहा। बस दूसरे युवा गुरु की प्रतीक्षा करो, मैं अग्निकौवा जनजाति के सटीक स्थान का पता लगा रहा हूं। रॉथ की आवाज ने आत्मा अनुबंध के माध्यम से अजाक्स के सिर में समझाया। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिलाते हुए रावेत के पंखों को देखा, जो पूरी तरह से लाल थे, सिवाय उसके पूंछ के पंखों के, जो बिल्कुल काले थे। युवा स्वामी, कसकर पकड़िए। अपने अवलोकन के बीच उसने रोवेट के उड़ान संकेत को सुना, लेकिन इससे पहले कि वह रोवेट की पीठ पर अपनी स्थिति को मुश्किल से पकड़ पाता, उसने अचानक हवा के प्रतिरोध का अनुभव किया जिसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया, लेकिन वह तेजी से रोवेट के पंखों को कसकर पकड़ लिया। हवा में वह मुश्किल से अपनी आंखें झपका पा रहा था क्योंकि हवा का बल बहुत अधिक था और उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चारों ओर प्रकृति को महसूस किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक बार फिर रावेत की आवाज ने उसे विचलित कर दिया। युवा मास्टर, हम यहाँ हैं। क्या हम पहले ही अग्निकौवा जनजाति तक पहुंच चुके हैं? अजाक्स रॉथ की आवाज सुनकर चौंक गया और तुरंत अपनी आंखें खोलकर उस जनजाति को देखने लगा जो लगभग हॉक जनजाति के समान थी, जिसमें कुछ मानव निर्मित घर और ऊंचे पेड़ों पर कुछ बड़े घोंसले थे। अजाक्स जानता था कि प्रत्येक जनजाति के बीच की दूरी लगभग हजारों किलोमीटर थी, लेकिन रावेत कुछ ही मिनटों में उस दूरी को तय करने में सक्षम था। रावेत की उड़ान की गति के बारे में सोचते ही अजाक्स कांप उठा क्योंकि वह एल्डरक्वेरेक से भी तेज था। मुझे लगता है कि मुझे उससे इस बारे में किसी और समय पूछना चाहिए। अजाक्स ने रॉथ से इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसके सामने की जनजाति पर आत्मिक जानवरों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था। जनजाति के अधिकांश घर नष्ट हो चुके थे और अग्निकौवा जनजाति के कुछ लोग आत्मिक जानवरों से लड़ रहे थे और उनमें से कोई भी मजबूत नहीं दिख रहा था। युवा स्वामी, मैं अपने छोटे भाई को खोजने जा रहा हूँ। क्या आप मेरी अग्निकौवा जनजाति को आत्मिक जानवरों से बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? रावेत ने यह भी देखा कि उन लोगों में केवल कुछ ही मजबूत जनजाति के सदस्य थे जो निडरता से लड़ रहे थे। ठीक है, उसे ढूंढो और मुझे तुरंत सूचित करो, मैं उसे बचा लूंगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और रावेत को जाने दिया। अब मेरे नए दोस्तों को अपनी ताकत दिखाने दो। रॉथ के चले जाने के बाद अजाक्स ने मुश्किल से बचाव कर रहे अग्निकौवा आदिवासियों को देखा और अपने नए अनुबंधित रैंक 6 आत्मा जानवरों को बुलाया। हुश हुश हुश। इसके तुरंत बाद 3 आत्मिक जानवर उसके सामने प्रकट हुए। क्या तुम तीनों अचानक छोटे क्यों हो गए? हालांकि अजाक्स 3 रैंक 6 आत्मा जानवरों की उपस्थिति से हैरान था जो उसके सामने दिखाई दिए। शुरू में वे लंबे थे और खूंखार दिखते थे, लेकिन अब वे अपने मूल आकार से आधे हो गए और उनकी ऊंचाई अजाक्स के बराबर हो गई, जिससे वह हैरान हो गया। ये सिर्फ आकार ही नहीं था, बल्कि 3 रैंक 6 आत्मा जानवरों की ताकत भी कम होकर शीर्ष रैंक 4 पर आ गई थी, जिससे अजाक्स को और भी अधिक चिंता हुई और उसने तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की, जो तब आए जब उसने उन्हें अपने आंतरिक दुनिया में संग्रहित किया। डिंग, चून की मेजबान के पास केवल एक कमांडर क्षेत्र है, इसलिए नए अनुबंधित आत्मिक जानवरों की ताकत प्रणाली द्वारा सील कर दी जाती है। डिंग, मेजबान केवल आत्मिक जानवरों को मानव रूप में विकसित करके या अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ाकर ही सिस्टम की सील को तोड़ सकता है। इससे पहले वह जल्दी में था, इसलिए उसने इन सिस्टम नोटिफिकेशन को जांचने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि ये अब तक देखी गई सबसे खराब सिस्टम नोटिफिकेशन थी। इन 3 छठी श्रेणी के आत्मिक जानवरों पर मैंने कितने सपने और आशाएं संजो रखी थी। अजाक्स ने अपनी बुरी किस्मत पर आह भरी। जब उसने तीनों श्रेणी 6 के आत्मिक जानवरों को वश में कर लिया, तो उसने सोचा कि हत्यारे संप्रदाय से बदला लेने के उसके सपने लगभग पहुंच के भीतर थे, लेकिन सिस्टम ने उन पर ठंडा पानी डाला और उसे उन सपनों से जगा दिया और उसे क्रूर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। जो भी हो, तुम लोग जाओ और उनकी मदद करो। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। अजाक्स ने उन्हें फायरी कौवा लोगों की मदद करने के लिए भेजने के बारे में सोचा, लेकिन उसने जल्दी से उस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि वह जानता था कि फायरी कौवा जनजाति के लोग गलती से इन 3 सीलबंद आत्मा जानवरों को मार सकते हैं। यदि उनकी ताकत समान रैंक 6 होती, तो अजाक्स को इसकी ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन अब उनकी ताकत केवल रैंक 4 थी। इसलिए वह नहीं चाहता था कि उनकी मदद करते समय अग्निकौवा जनजाति के लोगों द्वारा उन्हें मार दिया जाए।
मुझे किसे बुलाना चाहिए? अजाक्स ने अग्निकोवा जनजाति की सहायता के लिए एक या दो सहायकों को चुनने के लिए अपने आंतरिक संसार में झांका और उसकी नज़र वोल्केनिस पर पड़ी जो अग्नि और जल के दोहरे तत्व स्वर्ग में साधना कर रहा था। वोल्केनिस, बाहर आओ। अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वोक्लानिस को बुलाया क्योंकि वह अजाक्स की टीम में दूसरा सबसे मजबूत तत्व आत्मा था और सबसे अधिक हमला करने की शक्ति के साथ एक उपयुक्त उम्मीदवार था। जाओ और अग्निकोवा आदिवासियों की सहायता करो। अजाक्स ने वोल्केनिस को कुछ भी नहीं समझाया और सिर्फ एक आदेश दिया और वोल्केनिस अपने स्थान से गायब हो गया और एक कुलीन अग्निकोवा आदिवासी के सामने प्रकट हुआ और आत्मिक जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अग्नि और जल के दोहरे तत्व स्वर्ग में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसकी शक्ति कुलीन तत्व आत्मा कमांडर क्षेत्र और यहां तक कि स्तर 3 तक पहुंच गई। अजाक्स ने वोल्केनिस की साधना गति से संतुष्टि महसूस की और ये देखने के लिए आसपास का निरीक्षण किया कि क्या किसी को किसी मदद की आवश्यकता है। उन्हें मदद की आवश्यकता वाले विभिन्न स्थानों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। अरे, अग्निकोवा जनजाति के बुजुर्ग कहाँ हैं? या उनके पास 12 हॉक संरक्षकों जैसा कोई दस्ता या इकाई नहीं है? जब उसने देखा कि अग्निकोवा के कई कुलीन सदस्य मर रहे थे, तो अजाक्स ने सोचा और उनकी तुलना हॉक जनजाति से की। यद्यपि सभी 12 बाज संरक्षकों के पास जनजाति नेता या पहले बड़े क्रेटुअल जितनी ताकत नहीं है, फिर भी उनके पास दूसरे बड़े अरेक के समान ताकत है और कप्तान पहले बड़े के समान ताकत का नेतृत्व करते हैं जो कि कुलीन सामान्य क्षेत्र के स्तर 2 पर है। जब उन्होंने जनजातियों की तुलना की तो उन्हें लगा कि फायर क्रो जनजाति का प्रबंधन उनकी सोच से कहीं अधिक खराब था। जैसा कि महान जनजाति नेता क्रिको से अपेक्षा थी, अजाक्स ने मृत जनजाति नेता क्रिको का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने अपने छाया क्लोन को बुलाया और अग्निकोवा जनजाति के सदस्यों की मदद करने के लिए 2 दिशाओं में विभाजित हो गया। राविन, हुश, स्लैश, मेरे शेष दल के सदस्य कहाँ हैं? एक नकाबपोश अग्निकोवा जनजाति के व्यक्ति ने अपनी ओर आ रहे एक आत्मिक जानवर पर वार करते हुए अपने दांत पीस लिए। उसके पीछे, उसके विशाल पंख एक अचेत युवा लड़के को ले जा रहे थे, जिसका चेहरा बीमार था। सभी कौवे, इकट्ठा हो जाओ। स्लैश, स्लैश, सभी कौवे, इकट्ठा हो जाओ। नकाबपोश व्यक्ति ने एक ताबीज में चिल्लाते हुए आने वाले आत्मिक प्राणियों को मारना जारी रखा। यद्यपि उसका चेहरा मुखौटे से ढका हुआ था, लेकिन उसके हमलों की चमक फीकी पड़ गई थी और वह इतना कमजोर दिख रहा था कि वह अपने स्तर 2 के कुलीन सामान्य क्षेत्र के साथ शीर्ष रैंक 5 के आत्मिक जानवर को भी मारने में सक्षम नहीं था। ये नकाबपोश पक्षी मानव अग्निकोवा जनजाति की 15 कौओं की टुकड़ी का नेता या कप्तान था और वह युवक, जो उसके विशाल पंखों में सुरक्षित था, कोई और नहीं बल्कि राविन था, जो रावेत का छोटा भाई था। NO12 बीक जन .c ओम। जब आत्मिक जानवरों ने अग्निकोवा जनजाति पर हमला करना शुरू किया तो वह राविन के साथ था और उसकी देखभाल कर रहा था। इसलिए, वह राविन को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि जैसे ही कोई आत्मिक जानवर जनजाति में प्रवेश करता, वह मर जाता। नकाबपोश पक्षी मानव ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने पीछे ले लिया और अपने विशाल पंखों से उसे ढक लिया तथा उन आत्मिक प्राणियों से लड़ना जारी रखा, जो पहले से ही अग्नि जनजाति में प्रवेश कर चुके थे। घर से बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम एक आवाज संचारण ताबीज के माध्यम से अपने आदेश प्रेषित करके अपनी इकाइयों को इकट्ठा करना था। हालांकि, किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया और फिर भी, उसने आत्मिक जानवरों को मारते हुए अपनी आवाज प्रसारित करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने पीछे रोविन की रक्षा करते हुए लगभग 3-4 घंटे तक लड़ाई जारी रखी और थककर मुश्किल से हमला कर पा रहे थे। अपनी हत्याओं के बीच, उन्होंने देखा कि वहां कोई बुजुर्ग या जनजाति नेता नहीं था और केवल कुलीन जनजाति के लोग ही दिखाई दे रहे थे, जिन्हें उन्होंने बचपन से प्रशिक्षित किया था। हालांकि उनकी ताकत कमजोर थी, फिर भी उन्होंने जनजाति के लिए लड़ाई लड़ी और ज्यादा गैंडे नहीं मारे, जिससे नकाबपोश पक्षी मानव खुश हुआ कि कम से कम अग्निकोवा जनजाति की नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक वफादार थी। गर्जन, जब वह हाल ही में हुई सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, तो उसने एक शीर्ष रैंक 4 आत्मा जानवर को देखा जिसने अपना मुंह खोला जैसे कि वह उसे एक ही बार में खा जाना चाहता था। आप सब कहाँ हैं? नकाबपोश पक्षी मानव थका हुआ महसूस कर रहा था और उसके पास आने वाले हमले से बचने की ताकत नहीं थी और उसने अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचते हुए आहें भरते हुए हार मान ली। मुझे अब आराम करने दो। वह भी मरना नहीं चाहता था लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि उसे सो जाना चाहिए। अंततः मन के लगातार प्रलोभनों के कारण उसने हार मान ली और उसकी आंखें थकान से बंद होने लगीं। अरे, क्या तुम इतने थक गए हो? अगर हाँ, तो अपने पीछे वाले को दे दो और मर जाओ। इससे पहले कि वह अपनी आंखें पूरी तरह से बंद करता, उसने एक तेज युवा आवाज सुनी और अचानक अपनी आंखें खोली और अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। यह आवाज एक युवा मनुष्य की थी, जिसका चेहरा सुंदर था और बाल काले थे, और वह उस आत्मिक जानवर पर खड़ा था जो कुछ ही सेकंड पहले उसे जीवित खाने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि नकाबपोश पक्षी मानव जानता था कि उसके सामने खड़ा मनुष्य उसका रक्षक है, फिर भी उसने राविन के बारे में पूछते समय गंभीरता बनाए रखी। मैं तो बस एक अनाथ हूँ। मानव ने नकाबपोश पक्षी मानव की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अपना सिर क्यों हिला रहा था।
हाँ, नकाबपोश पक्षी मानव को समझ में नहीं आया और उसने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें उसमें क्यों दिलचस्पी है? नकाबपोश पक्षी मानव को मानव की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह थी कि वह राविन के बारे में क्यों पूछ रहा है। नकाबपोश पक्षी मानव के अनुसार राविन का बड़ा भाई अग्निकोवा जनजाति की आशा था, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने सामने खड़े इंसान को चिंतित भाव से देखा। हाँ, मुझे आपका चरित्र और आपकी जनजाति के प्रति आपकी वफादारी पसंद है, लेकिन मानव ने अचानक बोलना बंद कर दिया और आत्मिक जानवरों से रहित स्थान की ओर ले जाने से पहले एक साधारण हमले के साथ नकाबपोश पक्षी मानव को मार गिराया। वह मानव कोई और नहीं बल्कि अजाक्स था, जो दूर से नकाबपोश पक्षी मानव को देखकर उसकी सहायता के लिए दौड़ा था, जबकि उसका छाया क्लोन अन्य अग्निकोवा जनजाति के सदस्यों की सहायता के लिए दूसरी दिशा की ओर दौड़ा था। अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नकाबपोश पक्षी मानव के पीछे एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन वह कुछ अपरिपक्व और बीमार लग रहा था। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा जो नकाबपोश पक्षी मानव के विशाल पंखों से सुरक्षित था, बिना किसी संदेह के अजाक्स को 100% यकीन हो गया कि वह रावेत का छोटा भाई था, जो रावेत जैसा ही दिखता था, सिवाय इसके कि उसके चेहरे पर एक बीमार सा भाव था। इसके अलावा नकाबपोश पक्षी मानव के साथ बात करते समय अजाक्स को सिस्टम अलर्ट मिला कि रोविन गंभीर स्थिति में था और उसे कुछ उपचार की आवश्यकता थी। इसलिए उसने नकाबपोश पक्षी मानव के साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसे एकांत स्थान पर ले जाने से पहले उसे बेहोश कर दिया। स्लेट, बेन, बाहर आओ। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना अजाक्स ने अपनी पृथ्वी और जहर तत्व आत्माओं को बुलाया। आपके आदेश की प्रतीक्षा में स्वामी को बुला रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने उन्हें बुलाया, लगभग 12-13 वर्ष की आयु के दो छोटे बच्चे उनके सामने आए और उन्हें प्रणाम किया। एक छोटा बच्चा गोल-मटोल और प्यारा दिख रहा था, उसकी त्वचा का रंग हल्का भूरा था और दूसरा पतला और कमजोर दिख रहा था, उसके चेहरे पर आलसी भाव था। वे कोई और नहीं बल्कि क्रमशः स्लेट और बेन के मानव रूप थे। बेन, जाओ और इस क्षेत्र के आसपास के आत्मिक जानवरों को हटाओ। स्लेट, पृथ्वी की ढाल का उपयोग करके मेरी रक्षा करो। अजाक्स ने आदेश देने के बाद उनके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और धीरे धीरे रोविन को नकाबपोश पक्षी मानव के विशाल पंखों से बाहर निकाल लिया। हाँ, गुरु को बुला रहे हैं, दोनों तात्विक आत्माओं ने उसके आदेशों का पालन करने से पहले अजाक्स को उत्तर दिया। हुश, अगले ही पल जब उन्होंने जवाब दिया, तो स्लेट ने अपने कौशल का उपयोग किया और एक स्तर 3 पृथ्वी ढाल को बुलाया, जो उन्हें रैंक 5 या उससे नीचे के आत्मिक जानवरों के हमलों से बचा सकता था। जहां तक बेन का प्रश्न है, उसने अपना वाइपर और पोजीशन साइट बुलाया और पृथ्वी शील्ड के चारों ओर से आत्मिक जानवरों को हटाना शुरू कर दिया। दो एलिमेंटल कमांडर रियल एलिमेंटल स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा आसपास के स्पिरिट बीस्ट्स की देखभाल करने के साथ अजाक्स रोविन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो अपनी अंतिम सांस पर था। मुझे उम्मीद है कि मिनी थंडर पूल का पानी उसकी बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा, अजाक्स ने सोचा जब उसने अपने सामने नई सिस्टम अधिसूचना को देखा। डिंग, मेजबान को जल्दी करना होगा। लक्ष्य केवल कुछ ही क्षणों तक टिक सकता है। जब अजाक्स ने अधिसूचना देखी तो उसने जल्दी से एक छोटे कप में पानी निकाला और राविन के मुंह में डाल दिया। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि अपने दुबले पतले शरीर पर थोड़ा पानी छिड़का। ओह, जब उसने राविन पर 2 कप शराब का छिड़काव किया और देखा कि उसके चेहरे से बीमार भाव धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो अजाक्स ने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठकर मुस्कुराया। क्या? जैसे ही वह जमीन पर बैठा, रोविन के चेहरे पर गायब हो चुकी बीमार सी झलक एक बार फिर उभर आई, जिससे अजाक्स को काफी झटका लगा। रावेत का वादा, क्या हो रहा है? उपचारात्मक जल उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है? अजाक्स अचंभित हो गया जब उसने सिस्टम अधिसूचना को देखा, जो उसके विचारों के अनुरूप ही प्रकट हुई थी। डिंग, लक्ष्य का जीवन कुछ मिनटों तक बढ़ा दिया जाता है। डिंग, मेजबान को अगले कुछ मिनटों में उसे बचाना होगा। क्या बकवास है? थंडर पूल के 2 कप पानी ने उसके जीवन को कुछ मिनटों के लिए बढ़ा दिया। अजाक्स इस तथ्य से हैरान था कि थंडर पूल का पानी, जिसने हॉक जनजाति के सदस्यों को इतना बेहतर बनाने में मदद की, वह रोविन के जीवन को केवल कुछ मिनटों के लिए ही बढ़ा सका। सोचो सोचो सोचो, उसे बचाने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए, अन्यथा सिस्टम ने मिशन जारी नहीं किया होता। अजाक्स चिंतित हो गया और सोचने लगा, लेकिन उसे कोई विचार नहीं मिल रहा था। 1 मिनट बर्बाद करने के बाद अजाक्स ने थंडर पूल के पानी के कुछ और कप इस्तेमाल किए, जिससे रोविन का जीवन कुछ और मिनटों के लिए बढ़ गया। इसलिए चाहे मैं कितने भी कप इस्तेमाल करूं, वे उसके जीवन काल को केवल कुछ मिनटों तक ही बढ़ा पाएंगे। अजाक्स को पानी और राविन के जीवन में वृद्धि के बारे में एक नया रहस्योद्घाटन हुआ और उसने हर मिनट सोचने के बाद केवल 1 कप पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया। रावेत, मुझे तुम्हारा छोटा भाई मिल गया है, इधर आओ। अजाक्स ने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रावेत से संपर्क किया और उसे अपने पास आने को कहा। अजाक्स को यह नहीं पता था कि पानी राविन की आयु को कितने समय तक बढ़ा सकता है, इसलिए वह चाहता था कि रावेत उसके छोटे भाई पर नजर रखे, क्योंकि हो सकता है कि वह उसे बचाने में असफल हो जाए। अजाक्स ने राविन की ओर देखते हुए आह भरी, जिसके चेहरे पर अभी भी बच्चे की मासूमियत नहीं थी और वह काफी दुखी था। डॉट 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 डॉट
कुछ मिनट पहले अजाक्स ने राविन को बचाने की कोशिश की थी। पूरी तरह से जल चुके घर के सामने। क्यों क्यों? रावेत, जो एक सामान्य मानव युवक की तरह दिखता था, जले हुए घर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कुछ जले हुए अग्निकौवे सदस्यों को देखा और स्वर्ग से प्रश्न करते हुए रोने लगा। वहां 4-5 विकसित अग्निकौवे के शव थे जो पूरी तरह जल चुके थे और पहचान से परे थे। इसलिए उसने मान लिया कि उसका छोटा भाई उनमें से एक है और उसने आसमान की ओर देखते हुए रोना शुरू कर दिया। जला हुआ घर रावेत की मां का घर था और जब उसके कबीले के नेता क्रिको ने उसे कबीले के नेता के घर में रहने को कहा तो रावेत ने इस छोटे से घर में रहने का फैसला किया और बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिको के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई या बहन की देखभाल करोगे, जो जल्द ही मेरी कोख से बाहर आएंगे। एक अग्निकौवा जनजाति की महिला ने एक 5-6 साल के बच्चे से पूछा, जबकि उसका छोटा सा हाथ अपने पेट पर रखा। मैं वादा करता हूं कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। लेकिन माँ, तुम कहाँ जा रही हो? उसके पीछे छोटे छोटे पंख वाले छोटे लड़कों ने उलझन भरे भाव से उस महिला से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे दोनों चाहिए, माँ। इसके अलावा मुझे अपने साथ सूर्य देवता से मिलने ले चलो, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ, छोटे लड़के ने उत्साह से अपनी माँ से कहा। जब महिला ने छोटे लड़के की बातें सुनी तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और छोटे लड़के को अपने पास पकड़कर रोने लगी। माँ, रो मत, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा और जनजाति में ही रहूंगा तथा आपसे सूर्य देवता के पास ले जाने के लिए नहीं कहूंगा। छोटा लड़का घबरा गया और जल्दी से अपनी माँ से कहा, जबकि उसने उसके चेहरे पर आए आंसू पोंछे। उसकी बातें सुनकर महिला ने एक बार फिर अपने आंसू रोके और धीरे से कहा, यदि आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन का ख्याल रखेंगे तो सूर्य देवता आपके लिए आएंगे। सचमुच? छोटा लड़का खुश हो गया और अपनी माँ को चूमा और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका छोटे भाई या छोटी बहन का एक अच्छे बड़े भाई की तरह ख्याल रखूंगा। ये शब्द कहते समय उस छोटे लड़के ने एक वयस्क की तरह व्यवहार करने की कोशिश की, जिससे महिला उस पर हंसने लगी। आखिरकार, मैंने माँ को हंसा दिया। वाह, छोटा लड़का अपनी माँ को हंसता देख मुस्कुराया। हाँ, अब माँ को आराम की जरूरत है। तुम बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? महिला ने मुस्कुराते हुए छोटे लड़के से कहा कि वह बाहर जाकर खेले। ठीक है माँ, छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया और छोटे से घर से बाहर निकल गया। उफ! जैसे ही छोटा लड़का घर से बाहर गया, बिस्तर पर लेटी महिला को खून की उल्टी होने लगी और वह छोटे लड़के की हरकतों को याद करके रोने लगी। सोने से पहले वह कुछ देर तक रोती रही और फिर उसने अपनी आंखें कभी नहीं खोलीं। माँ, मुझे खेद है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। रावेत को बचपन की घटनाएं याद आ गईं और उसने माँ से किया वादा भी याद किया और आकाश की ओर देखते हुए कहा। उसके विचारों में वह छोटा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी जिसने उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा था। रावेत को अभी भी अपनी माँ के साथ हुई वह बातचीत याद है क्योंकि वह उनकी माँ के साथ आखिरी बातचीत थी। जब वह खेलने के लिए घर से निकला तो उसके छोटे भाई को जन्म देने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। रावेत, जो उस समय केवल 5 वर्ष का था, उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने छोटे भाई के जन्मदिन के दिन ही उन्होंने जीवन भर उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया और क्रिको नामक एक वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से रॉथ ने केवल 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य को बचाना था, जिसे किसी प्रकार की बीमारी हो गई थी। और दूसरा ये कि वह मजबूत और शक्तिशाली बने ताकि जनजाति उसे और उसके छोटे भाई को संसाधन उपलब्ध कराती रहे। उस दिन से रावेत एक बिल्कुल नया व्यक्ति बन गया और उसका चंचल स्वभाव गंभीर हो गया। वह जनजाति के अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वह अन्य जनजाति सदस्यों के निजी जीवन की परवाह नहीं करता था। वह किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागता था। वह केवल अपने छोटे भाई को प्रशिक्षण देना और उसकी देखभाल करना ही करता था और उसे इसमें आनंद मिलता था। एकमात्र दुख की बात यह थी कि उसका छोटा भाई अधिक समय तक जाग नहीं पाता था। कुछ देर मेरा इंतजार करो छोटे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों सूर्य देवता के पास अपनी माँ से मिलेंगे, रावेत ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। जब उसे लगा कि उसका छोटा भाई मर गया है, तो रावेत को अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं मिला और उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। माफ करना युवा स्वामी, मैं इस जीवन में आपकी दयालुता का ऋण नहीं चुका सका। अपनी तीखी टिप्पणियों के बीच रॉथ ने अजाक से माफी मांगने का फैसला किया, वह व्यक्ति जिसने उसे बचाया था और उसे एक महान विरासत दी थी। रावेत, मुझे तुम्हारा छोटा भाई मिल गया है, इधर आओ। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इससे पहले कि वह अजाक से अपनी माफी पूरी कर पाता, उसने आत्मा अनुबंध के माध्यम से अपने सिर में अजाक्स की आवाज सुनी। क्या युवा स्वामी, क्या आपको सचमुच मेरा छोटा भाई मिल गया? रावेत तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ और अजाक्स से पूछा। हाँ, जल्दी आओ, अजाक्स ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। रावेत ने अपने घावों और खून से लथपथ चेहरे की भी परवाह नहीं की और वह तुरंत अजाक्स की ओर दौड़ पड़ा। क्रिको के घर के एक अंधेरे कमरे में, नोव LBJNN। महान बुजुर्ग, कुछ करो।
हमारे सभी जनजाति सदस्य बाहर मर रहे हैं। अग्निकौवा जनजाति के मध्यम आयु वर्ग के पक्षी मानवों में से एक ने एक वृद्ध अग्निकौवा पक्षी मानव से पूछा। हाँ, बड़े साहब, अन्यथा अगर हम बच भी जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है, दूसरे अग्निकौवे ने बड़े साहब कहलाने वाले से विनती की। मुझे पता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी इस अवरोध को तोड़ने में असमर्थ हूं जो हमें बाहर जाने से रोक रहा है। जब तक कि हमारे कबीले का कोई व्यक्ति क्रिको से कबीले के नेता की मुहर प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक यह अवरोध खुल जाएगा। ग्रैंड एल्डर नामक बूढ़े पक्षी मानव ने अग्निकौवा कबीले के अन्य सदस्यों की ओर देखते हुए आह भरी और आगे कहा, या यदि क्रिको लाइटनिंग हॉक कबीले के नेता के साथ युद्ध में मर जाता है, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अपनी बात कहने के बाद बड़े बुजुर्ग बैठ गए और ध्यान में लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बाधा को कुछ नहीं कर सकते। सांस। जब उन्होंने देखा कि उनके बड़े बुजुर्ग भी अवरोध को हटाने में असमर्थ हैं, तो अग्निकौवा जनजाति के बाकी सदस्यों ने समय बिताने के लिए मध्यस्थता में प्रवेश करने से पहले अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस अंधेरे कमरे में 6 अग्निकौवा जनजाति के लोग थे और वे अग्निकौवा जनजाति के ग्रैंड एल्डर और 5 एल्डर थे। हॉक जनजाति के नेता को चुनौती देने के लिए बड़े पक्षी आदमी के साथ जनजाति छोड़ने से पहले क्रिको द्वारा उन्हें एक अवरोध में फंसाया गया था। क्योंकि ग्रैंड एल्डर और 5 एल्डर्स ने उसे क्वेरेक को चुनौती देने से रोकने की कोशिश की थी और वे नहीं चाहते थे कि क्रिको जनजाति को छोड़े, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मिक जानवर किसी भी समय उनके जनजाति पर हमला कर सकते हैं और उन्हें जनजाति की देखभाल के लिए जनजाति नेता की आवश्यकता थी। हालांकि इससे पहले कि वे क्रिको से बात कर पाते, उसने एक कमरे में जनजाति नेता की मुहर का उपयोग करके उन्हें सील कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनके कबीले पर आत्मिक जानवरों के गिरोह द्वारा हमला किया जा रहा है और वे असहाय थे और उन्होंने अवरोध को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इसे तोड़ने में असमर्थ रहे। मैं आशा करता हूं कि वह शापित क्रिको क्वेरेक के साथ लड़ाई में मारा जाएगा, एक बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। हाँ, जब वह जनजाति का नेता है तो जनजाति की परवाह न करने के लिए उसे मर जाना चाहिए। बाकी बुजुर्गों ने पिछले बुजुर्ग के शब्दों को स्वीकार किया और जल्द ही यह सोचते हुए ध्यान में प्रवेश किया कि वैसे भी बाधा में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उद्धरण। जब उन्होंने बुजुर्गों के बीच की बातचीत सुनी, तो बड़े बुजुर्ग अवाक रह गए और फिर भी उन्होंने उनसे सहमति जताई। युवा स्वामी रावेत अपने खून से सने चेहरे के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां अजाक्स रॉबिन को बचाने की कोशिश कर रहा था। अजाक्स ने रॉबिन को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले रॉथ की ओर सिर हिलाया। 5 मिनट से अधिक समय हो गया था जब से वह रॉथ के छोटे भाई के जीवन को बढ़ाने के लिए थंडर पूल के पानी का उपयोग करने की वही प्रक्रिया कर रहा था, और साथ ही वह उसके जीवन को पूरी तरह से बचाने के लिए अन्य विचारों के बारे में सोच रहा था। छोटे राविन, यह मैं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई रावेत। अपनी आंखें खोलो। रावेत ने बिना समय बर्बाद किए आंसू भरी आंखों के साथ अपने छोटे भाई की ओर दौड़ा। उसने अपने छोटे भाई को जबरदस्ती नहीं जगाया, बल्कि उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया। मैं अपने युवा स्वामी के साथ यहाँ हूँ और उन्होंने वादा किया है कि वे तुम्हें बचा लेंगे, इसलिए बस धीरज रखो। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, अजाक्स को दुख हुआ क्योंकि उसे राविन को बचाने का पूरा भरोसा नहीं था। साथ ही उसे रावेत से किया वादा भी याद आ गया और उसने आह भरी। हालांकि जल्द ही उन्होंने रॉबिन की उंगलियों में कुछ हलचल महसूस की, जब रॉथ ने उनके कानों में फुसफुसाते हुए संकेत दिया कि वह उनके अंदर की बीमारी से लड़ेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। उसका बीमार भाई भी जिंदगी से लड़ रहा है और जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं क्यों आत्मविश्वास खोऊं? जब उसने रॉबिन की उंगलियों में हरकत देखी तो अजाक्स का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया और उसकी बेचैनी शांत हो गई और उसकी सोच तेज हो गई। कच। जैसे ही वह रॉबिन को बचाने के विचारों के बारे में सोच रहा था, अजाक्स ने एक ध्वनि सुनी जिसने उसे आंतरिक दुनिया में देखने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ध्वनि का स्रोत आंतरिक दुनिया से था। जैसे ही उसने भीतर की दुनिया में झांका, वह बड़े अंडे के टूटने पर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसके उत्साह का कारण यह था कि उस बड़े अंडे के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्पिरिस था, उसकी उपचारक तात्विक आत्मा। जब वह कुलीन आत्मा सैनिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई, तो अन्य तात्विक आत्माओं के विपरीत वह एक अंडे में बदल गई, जिसके कारण स्पिरिस पर अजाक्स की उम्मीदें दूसरे स्तर पर पहुंच गईं। हे भगवान, आप वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं। अजाक्स ने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने देखा कि विशाल अंडा धीरे धीरे टूट रहा था। कच। अंडे के अंदर के प्राणी को बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा और अजाक्स उस प्राणी का रूप देखकर हैरान रह गया जो उसकी अपेक्षा से पूरी तरह बदला हुआ था। क्या वह सचमुच है स्पाइरस? अजाक्स ने अपने सामने खड़ी युवती को देखते हुए सोचा। उसके सामने खड़ी युवती भी किसी युवती से भिन्न नहीं दिख रही थी, जो लगभग 20 वर्ष की थी, गोरी त्वचा, लंबे हरे बाल और सुडौल शरीर वाली। हाँ, गुरु को बुला रही हूँ। मैं स्पिरिस हूँ। अजाक्स के सवाल पर युवती ने उत्तर दिया और शान से उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसे नियंत्रित कर लिया और जल्दी से उसकी नई कुशलता की जांच की। प्रत्येक मौलिक आत्मा जो किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करती है,
उसे एक नया कौशल प्राप्त होता है, इसलिए अजाक्स ने तुरंत केवल स्पाइरस की कौशल सूची की जांच की। डिंग कौशल अवशोषण और निष्कासन स्तर 3 आशीर्वाद स्तर 2 निदान आंखें स्तर 1 निहित कौशल प्रकृति की बेटी। हम अजाक्स को इस अंतर्निहित कौशल पर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पाइरस में ये कौशल होगा। इससे पहले वोल्केनिस ने अग्नि का राजा नामक कौशल जागृत किया था जो उच्च क्षेत्र के विरोधियों पर हमला करने में उसके लिए बहुत उपयोगी था और अब स्पाइरस ने भी उसके समान एक कौशल जागृत किया जिससे वह उत्साहित हो गया और जल्दी से उसे देखने लगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह रॉबिन को बचाने के बजाय कौशल की जांच करने में समय बर्बाद कर रहा था। वास्तव में उसे कौशल की जांच करनी चाहिए क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें स्पाइरस के नए कौशल पर टिकी थीं। इसलिए बिना समय बर्बाद किए उन्होंने 2 नए कौशलों की जांच की। डिंग अंतर्निहित कौशल प्रकृति की बेटी। वर्णन जब तक तात्विक आत्मा पेड़ों या पौधों या जीवन से संबंधित किसी भी चीज से घिरी हुई है, तब तक आत्मा को प्रकृति के सार की निरंतर आपूर्ति होगी और ये तात्विक आत्मा की ताकत के आधार पर 10-100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में प्रकृति के सार में हेरफेर भी कर सकती है। डिंग कौशल निदान आंखें स्तर 1 विवरण तात्विक आत्मा की आंखें चयनित प्राणी की बीमारी की प्रकृति की पहचान कर सकती हैं। क्या कोई उपयोगी कौशल नहीं। जब उसने कौशल के बारे में सूचित करने वाली 2 सिस्टम अधिसूचनाएं देखीं, तो अजाक्स को लगा कि ये कौशल रॉबिन को बचाने में उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अजाक्स ने खुद को शांत किया और स्पिरिस की हरी आंखों को देखा और सोचा, चलो उस पर अपने उपचार कौशल की कोशिश करते हैं। 5 तत्वीय जहर अजाक्स के अनुसार डॉटर ऑफ नेचर एक अच्छा कौशल है लेकिन ये फिलहाल उनके लिए उपयोगी नहीं था। ये कौशल तब उपयोगी होगा जब समूह के रूप में लड़ते समय जब आसपास का वातावरण जीवन तत्व ऊर्जा से भरा हो। तब वह टीम के साथियों पर अपने उपचार कौशल का लगातार उपयोग कर सकती थी और उन्हें अंतहीन उपचार प्रदान कर सकती थी। जहां तक अन्य कौशल की बात है, निदान आंखें का उपयोग इस समय किया जा सकता है, लेकिन ये रॉबिन को नहीं बचा सकेगा क्योंकि यह कौशल केवल बीमारी की जड़ की पहचान कर सकता है। फिर भी अजाक्स पहले इस कौशल का उपयोग करना चाहता था और बीमारी की जड़ जानना चाहता था और उसके बाद वह स्पिरिस के अन्य उपचार कौशल का उपयोग कर सकता था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि इससे रॉबिन की बीमारी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्द ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिस को आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाया। चूंकि समय बीत रहा था, अजाक्स रॉबिन को बचाने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करना चाहता था। स्वूश आंतरिक दुनिया से बाहर आने के बाद स्पाइरस ने तुरंत अपनी निदानात्मक दृष्टि का उपयोग करके पता लगाया कि रॉबिन किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित थी। बुलाओ गुरु, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जहर उसकी जीवन ऊर्जा को अंदर से चूस रहा है। उसे स्रोत का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने संक्षेप में रॉबिन के शरीर में मौजूद जहर के बारे में बताया। जहर। स्पाइरस, तुम अचानक थके हुए क्यों दिख रहे हो? ये बताते समय स्पिरस थका हुआ लग रहा था और अजाक्स ने उसके चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ पूछा। जब मैंने विष की जांच करने के लिए अपनी निदानात्मक आंखों का उपयोग किया, तो इससे पहले कि मैं खुद को उसके शरीर से बाहर निकाल पाती, उसने मेरी जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझा पाती कि क्या हुआ था, वह बेहोश हो गई और जमीन पर गिरने वाली थी। हालांकि अजाक्स ने समय रहते उसके गिरते शरीर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरने से बचा लिया। जब उसने उसे पकड़ा तो उसकी नाक ने स्पाइरस की एक अच्छी सुगंध को सूंघा, जिससे एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। हालांकि जब उसने देखा कि स्पाइरस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी हैं, तो वह होश में आ गया। मुझे जमीन पर गिरने से बचाने के लिए धन्यवाद गुरु, स्पाइरस ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी और जल्दी से अजाक्स के आलिंगन से बाहर आ गया। ठीक है, थोड़ा आराम करो। स्पिरस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका चेहरा लाल था, बल्कि अजाक्स का चेहरा स्पिरस से भी अधिक लाल था और वह जल्दी से रॉबिन के पास बैठ गया और थंडर पूल के पानी का उपयोग करने की प्रक्रिया जारी रखी। नोव एल बी JNN। तुम क्या सोच रहे हो अजाक्स? तुम्हें पहले एक जीवन बचाना है। अजाक्स का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था और वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। रावेद, तुम अंततः जनजाति में वापस आ गए। जैसे ही वह खुद को शांत कर रहा था, अजाक्स ने बेहोश नकाबपोश पक्षी मानव की आवाज सुनी और तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि उसके शब्दों को पूरी तरह से सुनने के बाद उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। अंकल, अब तक मेरे छोटे भाई की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। रावेद ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और नकाबपोश पक्षी मानव को अंकल कहकर धन्यवाद दिया। वह है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि रोवेथ अजाक्स के बारे में कुछ कह पाता, अजाक्स ने बीच में ही बोल दिया क्योंकि उसने देखा कि रोविन का स्वास्थ्य प्रत्येक सेकंड के साथ खराब होता जा रहा था। स्पाइरस, क्या तुम्हें पता है कि उसके शरीर में किस प्रकार का जहर है? अजाक्स ने जल्दी से रोविन के मुंह में थोड़ा पानी डाला और उसने स्पाइरस से पूछा जो थोड़ी दूरी पर आराम कर रहा था।
माफ करना समनिंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का जहर है क्योंकि मेरा नया कौशल अभी भी स्तर 1 है। स्पिरस ने अजाक्स से माफी मांगी क्योंकि वह अपने वर्तमान कौशल स्तर के साथ राविन के शरीर में जहर की पहचान करने में असमर्थ थी। इसका ये 5 तत्वों का जहर है। अजाक्स कुछ कहने ही वाला था कि उसे नकाबपोश पक्षी मानव ने रोक लिया। 5 तत्वीय जहर। अजाक्स को लगा कि उसने ये नाम पहले भी सुना है और एक पल सोचने के बाद उसे याद आया और उसने पूछा, आपका मतलब शीर्ष 10 जहरों में से एक है? हाँ, यह एकमात्र जहर है और यह केवल इस दुनिया में उपलब्ध है। नकाबपोश पक्षी मानव ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स से कहा। शुरुआत में वह अजाक्स को पीटना चाहता था क्योंकि उसने पहले उसे नीचे गिरा दिया था। हालांकि ये देखने के बाद कि रावेत अजाक्स के प्रति कितना सम्मानपूर्ण था, उसने उस विचार को हटा दिया और 5 तत्वों के जहर के बारे में समझाया। यद्यपि अजाक्स को पंचतत्वीय विष के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि यह कितना शक्तिशाली है क्योंकि उसने एल्डरबोरोन से इसके अस्तित्व के बारे में सीखा था। जल्द ही अजाक्स को 5 तत्वों की स्थिति के बारे में कुछ और जानकारी मिली और वह हैरान रह गया, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये पंचतत्वीय विष मेजबान शरीर में उपस्थित 5 तत्वों अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और जीवन तत्व को अवशोषित कर सकता है। तो जब स्पाइरस ने राविन के शरीर की जांच करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया, तो प्रकृति का उसका जीवन तत्व सार उसमें अवशोषित हो गया। अजाक्स ने तुरंत स्पाइरस की थकान के पीछे का कारण जान लिया और नकाबपोश पक्षी मानव की ओर देखते हुए पूछा, फिर उसे कैसे बचाया जाए? उद्धरण। जब रॉबिथ ने अजाक्स के शब्द सुने, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अजाक्स की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा और नकाबपोश पक्षी मानव की ओर देखने लगा। मुझे लगता है कि अब यह असंभव है, नकाबपोश पक्षी मानव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मूर्ख, पहले ये बताओ कि उसका इलाज कैसे किया जाए। चाहे ये संभव हो या नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अजाक्स अचानक क्रोधित हो गया जब उसने आहें भरते नकाबपोश पक्षी मानव को देखा। अब तक वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे राविन को बचाने का भरोसा नहीं था। तथापि जब वह कुछ आत्मविश्वास वापस पा रहा था, तो नकाबपोश पक्षी मानव के व्यवहार ने उसके आत्मविश्वास को कम कर दिया, इसलिए अजाक्स उस पर क्रोधित हो गया। यद्यपि नकाबपोश पक्षी मानव अजाक्स पर उसे मूर्ख कहने के कारण क्रोधित था, उसने इसे दबा दिया क्योंकि वह जानता था कि वह उन शब्दों को कहकर गलत था। इसलिए उसने खुद को शांत किया और कहा, यदि पुराने पुजारी की जहर चूसने वाली छड़ी यहाँ होती, तो हमारे लिए उसे बचाना आसान होता। दुर्भाग्य से वह आपके छोटे भाई को बचाने की कोशिश करने के कारण उस शापित क्रिको द्वारा मारा गया। क्या? जब रावित ने नकाबपोश पक्षी मानव की बातें सुनी तो वह गंभीरता से उस पर चिल्लाया। हाँ, रॉथ, क्रिको ने पुराने पुजारी को मार डाला और उस छड़ी को जनजाति में कहीं रख दिया। नकाबपोश पक्षी पुरुष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ क्रिको द्वारा पुराने पुजारी को मारने के बारे में कहा क्योंकि उसने देखा कि जब उसने कहा कि क्रिको ने पुराने पुजारी को रॉबिन को बचाने से रोका था, तो रॉथ की आंखें लाल हो गई थीं। इसलिए वह अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था। शांत हो जाओ क्रिको, एक मरे हुए व्यक्ति पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अजाक्स ने रॉथ के कंधे को थपथपाया और उसे शांत किया क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण मामला उसके छोटे भाई को बचाना था। रावेत को अजाक्स की बातें समझ में आ गईं और वह थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने अपने छोटे भाई के पीले चेहरे को देखा। वह मौलिक आत्मा किस तत्व प्रकार से संबंधित है? जैसे ही अजाक्स रावेत के छोटे भाई को बचाने के बारे में सोच रहा था, उसने नकाबपोश पक्षी मानव की आवाज सुनी और उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा जिस ओर उसने इशारा किया था। वह विष प्रजाति का है, लेकिन उसके पास दूसरों से विष सोखने का कोई कौशल नहीं है। अजाक्स ने बेन की ओर देखा, जो आसपास के आत्मिक प्राणियों से लड़ रहा था और अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मेरे पास उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। नकाबपोश पक्षी मानव तुरंत उत्साहित चेहरे के साथ खड़ा हुआ और अजाक्स की ओर देखने लगा। एक के बाद एक झटके। प्राचीन काल से ही विभिन्न लोकों में अनेक विष विद्यमान थे तथा उनमें से कुछ विष विशिष्ट लोकों तक ही सीमित थे। प्राचीन काल में एक विष साधक विभिन्न विषयों की खोज और उनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न लोकों में जाता था। अपनी उच्च साधना के कारण वह बिना किसी कठिनाई के विभिन्न लोकों में जाने में सक्षम था और अपने लंबे जीवन काल के साथ वह 100 लोकों में जाने में सक्षम था और उन 100 लोकों में विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी एकत्र कर सका। उस डेटा के आधार पर उन्होंने एकत्रित सभी जहरों में से 10 जहरों का चयन किया और उन्हें 1 से 10 तक की रैंकिंग दी। उस रैंकिंग में 5 तत्वीय जहर को रैंक 5 प्राप्त करने में सक्षम था। no12beakjan.com। इससे ये समझा जा सकता है कि 5 तत्वों वाला वह विष कितना शक्तिशाली था। इसलिए अजाक्स को यह समझ में नहीं आया कि रॉथ का छोटा भाई उस शक्तिशाली जहर को कैसे झेल पाया और उसे आश्चर्य हुआ कि कौन इतना क्रूर था कि उसने रॉबिन पर इसका प्रयोग किया, जो अभी भी मासूम दिखता था और जिसने अपनी बचपन की मासूमियत नहीं खोई थी। वह क्या है? अपने दिमाग में चल रहे उन भटकते विचारों को एक तरफ रखते हुए उसने नकाबपोश पक्षी मानव से राविन को बचाने का तरीका पूछा। जब मैं एक मिशन पर था, तो मुझे एक विरासत मिली जो एक जहर साधक से संबंधित थी।
नकाबपोश पक्षी मानव ने जल्दी से अपना स्पष्टीकरण शुरू किया और आगे कहा, हालांकि मुझे कोई जहर संबंधी कौशल नहीं मिला, लेकिन मुझे यह मिला। विरासत के बारे में बात करते समय नकाबपोश पक्षी मानव ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक हल्के हरे रंग का, जिसमें काले बिंदुओं के निशान थे, सिक्का निकाला और उसे अजाक्स पर फेंक दिया। क्या? अजाक्स ने तुरंत ही उस क्रिस्टल जैसे पत्थर को पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव आ गया, और उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंज उठा। डिंग। आइटम का नाम, मौलिक आत्मा पत्थर। तत्व प्रकार, जहर। ग्रेड, कुलीन कमांडर क्षेत्र। उसके आश्चर्य का कारण यह था कि विष तत्व आत्माएं तत्वीय आत्मा की दुनिया में भी बहुत दुर्लभ थीं और नकाबपोश पक्षी मानव 5 तत्वीय दुनिया में विष तत्वीय आत्मा पत्थर खोजने में सक्षम था। हम कोशिश कर सकते हैं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और तुरंत बेन को बुलाया। यद्यपि बेन के पास विष अवशोषण कौशल प्राप्त करने की एक छोटी सी संभावना थी, फिर भी अजाक्स इसे आजमाना चाहता था। मास्टर को बुलाया जा रहा है। कुछ ही सेकंड के भीतर बेन अजाक्स के सामने आया और झुक गया। सामान्यतः बेन का रवैया लापरवाह था, लेकिन वह ये समझ गया कि वर्तमान स्थिति में लापरवाह होना उचित नहीं है, इसलिए उसने एक वफादार तात्विक आत्मा की तरह काम किया। इसे खाओ और एलिमेंटल एलीट स्पिरिट कमांडर दायरे में प्रवेश करो। अजाक्स वर्तमान स्थिति के प्रति बेन के रवैये से संतुष्ट था और उसने लापरवाही से एलिमेंटल स्पिरिट पत्थर को अजाक्स पर फेंक दिया। धन्यवाद, समन मास्टर। बेन उत्साहित था और बिना कोई प्रश्न पूछे तुरंत बोल पड़ा। जैसे ही उसने मौलिक आत्मा पत्थर का सेवन किया, अजाक्स को एक अप्रत्याशित सिस्टम अधिसूचना मिली जिसने उसे चिंतित कर दिया। मेजबान की मौलिक आत्मा, बेन ने एक मौलिक आत्मा पत्थर का सेवन कर लिया। डिंग। एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके सफलता के लिए आवश्यकताओं की जांच करना। डिंग। तत्व आत्मा कमांडर क्षेत्र में पर्याप्त आधार। नोट। जब से उसने विश्व का मार्ग सीखा है, उसकी साधना का आधार स्थिर हो गया है। प्रकृति के सार की 5000 इकाइयां। नोट। मेजबान को प्रकृति के आवश्यक सार का भुगतान करना होगा। डिंग। क्या आप मौलिक आत्मा को कुलीन आत्मा कमांडर क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं? क्या बकवास है। अजाक्स सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने बाद में जांचने का निर्णय लिया क्योंकि रॉबिन के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना स्वीकार कर ली और बेन का निरीक्षण किया। जैसे ही उसने हाँ कहा, अजाक्स ने देखा कि बेन का पारदर्शी शरीर चमक रहा है और रोशनी के साथ साथ उसका शरीर भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिंग। मेजबान को बधाई, उनकी मौलिक आत्मा कमांडर क्षेत्र के स्तर 1 तक पहुंच गई है। मौलिक अभिजात आत्मा कमांडर क्षेत्र में सफलता के बाद बेन की ऊंचाई कुछ इंच बढ़ गई और उसके चेहरे पर अब एक चालाक भाव आ गया। यह मेरी सोच से भी अधिक तेज है, बेन के नए कौशल की जांच करने से पहले अजाक्स ने अपने मन में सोचा। अजाक्स को नहीं पता था कि यह उसका भाग्य था या फिर स्वर्ग उसकी मदद कर रहा था, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार मौलिक आत्मा का उन्नयन बहुत तेजी से हुआ था। जल्द ही एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया और होलोग्राफिक स्क्रीन उसके सामने प्रकट हो गई। डिंग। कौशल, जहर धुंध स्तर 4, जहर दरांती स्तर 3, वाइपत स्तर 2, जहर डोमेन स्तर 1। अंतर्निहित कौशल, विष नियंत्रण। अजाक्स का आत्मविश्वास तब बढ़ गया जब उसने अंतर्निहित कौशल, विष नियंत्रण को देखा। इसलिए उन्होंने तुरंत ही उस एक अंतर्निहित कौशल की जांच की। डिंग। अंतर्निहित कौशल, जहर नियंत्रण स्तर 1। वर्णन, मौलिक आत्मा अब अपनी ताकत के आधार पर विभिन्न जहर को नियंत्रित कर सकती है। हाँ, यही तो मैं चाहता था। अजाक्स उत्साहित था और बेहोश रॉबिन की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए उसने जल्दी से बेन को आदेश दिया, बेन, इसके शरीर से पंचतत्वीय विष निकाल दो। हाँ, मास्टर को बुला रहा हूँ। बेन भी अपने नए कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्साह से भर गया और बिना किसी देरी के वह रॉबिन के पास झुक गया। बेन ने अपने दोनों पतले हाथ रॉबिन के डेंटियन पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अजाक्स और अन्य लोगों ने रॉबिन के शरीर के अंदर देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि 5 तत्वों का जहर उनके सभी तत्वों को सोख सकता था। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक बैन के काम करने का इंतजार किया। अजाक्स के आदेशानुसार रॉबेथ ने समय समय पर थंडर पूल का पानी छिड़का। धिक्कार है क्रिको, तुम्हारी वजह से पूरी अग्निकोवा जनजाति नष्ट हो रही है। नकाबपोश पक्षी मानव ने जनजाति में नष्ट हो चुकी इमारतों को देखा और क्रिको को कोसा। अगर मैं ताकतवर होता तो अब तक उसे मार चुका होता। दुर्भाग्य से वह अभी भी जीवित है। आह, उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये शब्द कहते समय पक्षी मानव का मुखौटा पूरी तरह आंसुओं से ढक गया और गीला हो गया, फिर भी उसने अपने चेहरे से वह मुखौटा नहीं हटाया। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पहले ही लाइटनिंग हॉक जनजाति में मर चुका है। अजाक्स को नकाबपोश पक्षी मानव के साथ अपने पिछले व्यवहार के बारे में बुरा लगा और उसने लाइटनिंग हॉक जनजाति में क्या हुआ और क्रिको की मृत्यु के बारे में संक्षेप में बताया। क्या वह मर गया? नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स की ओर देखा और उससे पूछा। हालांकि इससे पहले कि अजाक्स क्रिको की मृत्यु की पुष्टि कर पाता, नकाबपोश पक्षी मानव ने आगे कहा, वह मरा नहीं है।
वह जीवित और स्वस्थ है। नकाबपोश पक्षी मानव ने अपना सिर हिलाया जब उसने दूरी पर जनजाति नेता के घर को देखा जो पहाड़ की चोटी पर बना था और अभी भी आत्मा पशु गिरोह के सामने राजसी ढंग से खड़ा था। क्या वह मेरी आंखों के सामने मर गया? अजाक्स को समझ में नहीं आया कि नकाबपोश पक्षी मानव क्रिको की मौत के बारे में उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा था। यदि वह सचमुच मर चुका है तो जनजाति नेता के घर के चारों ओर कोई अवरोध नहीं होगा और इसे कुछ घंटों पहले ही आत्मिक प्राणियों द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा। नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स पर हंसते हुए कहा और उसने अपनी उंगली जनजाति नेता के राजसी घर की ओर इशारा किया। क्या क्या जैसे ही नकाबपोश पक्षी मानव ने ये शब्द समाप्त किए, दो क्या उत्तर आए। एक अजाक्स का था और दूसरा रावेत का था, जो अपने छोटे भाई पर पानी छिड़क रहा था। एवी, गुरुजी को बुला रहा हूँ, जहर बहुत शक्तिशाली है और मैं इसे केवल कुछ सेकंड तक ही नियंत्रित कर सकता हूँ, उसके बाद ये बैंगनी हो जाएगा। इससे पहले कि नकाबपोश पक्षी मानव कुछ कहता, उसे बेन ने टोक दिया और उसने उसे अजाक्स को जहर के नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेन के शब्दों से अजाक्स के विचार हिल गए और उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं नहीं। मिशन पूरा हुआ। ये बी खतरा रेटिंग मिशन अन्य ए खतरा रेटिंग मिशनों की तुलना में कठिन क्यों है, जो मैंने पहले किए थे? अजाक्स ने अपना सिर पकड़ते हुए सोचा, क्योंकि वह मिशन को पूरा करने के लिए कोई उचित विचार नहीं ढूंढ पा रहा था। रुको, उसका दूसरा कौशल क्या है? अजाक्स ने तुरंत अपने दिमाग में चल रहे विभिन्न विचारों के बीच बेन के नए कौशल के बारे में सोचा। डिंग, कौशल का नाम, जहर डोमेन। कौशल विवरण, जब एलिमेंटल स्पिरिट द्वारा एक क्षेत्र प्रकार का कौशल उपयोग किया जाता है, तो यह उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे को कवर करता है। एलिट स्पिरिट कमांडर दायरे के स्तर 1 के लिए और यह एलिमेंटल स्पिरिट के खेती के स्तर के साथ बढ़ता है। जहर डोमेन के अंदर, एलिमेंटल स्पिरिट के सभी कौशल एक स्तर तक बढ़ जाएंगे। अजाक्स ने इस कौशल की जांच करने की उपेक्षा करने के लिए खुद को थप्पड़ मारा और तुरंत बेन से पूछा, बेन, जहर नियंत्रण का उपयोग करने से पहले जहर डोमेन का उपयोग करें। सिर हिलाता है। बेन ने अपना सिर हिलाया और रॉबिन के डेंटियन पर हाथ रखने से पहले जहर क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। हालांकि बेन को पता था कि उसके पास जहर डोमेन कौशल है, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने कुछ ही पल पहले इसे जगाया था। इसलिए उसने सोचा, वह 5 तत्वों के जहर के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। जैसे ही उसने विष क्षेत्र को सक्रिय किया, अजाक्स को छोड़कर रॉथ और नकाबपोश पक्षी मानव को अपने अंदर एक असहज भावना महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नियंत्रित किया और बेन पर नजर रखी। मूर्ख मूर्ख मूर्ख। अजाक्स ने पहले चीजों को जल्दी करने और जहर डोमेन कौशल पर ध्यान न देने के लिए खुद को डांटा, ये सोचकर कि रॉबिन को बचाने में इसका ज्यादा उपयोग नहीं था। हालांकि अब ये रॉबिन के शरीर में 5 तत्वों के जहर से लड़ने में बेन की मदद कर रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद बेन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा, मानो उसने पंचतत्वीय विष को अपने नियंत्रण में कर लिया हो। हाँ, अजाक्स ने अपने दिल में चिल्लाया जब उसने बेन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव देखा और सोचा कि पॉइजन डोमेन वास्तव में पॉइजन नियंत्रण कौशल में मदद कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद बेन ने अपने हाथ डेंटियन से लेकर रॉबिन के मुंह की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, बेन ने रॉबिन के मुंह से 5 रंगों वाला तरल पदार्थ निकाला। रावेत, जल्दी से उस पानी का उपयोग करो और स्पाइरस उस पर अपना आशीर्वाद प्रयोग करो। जैसे ही उसने रॉबिन के शरीर से 5 तत्वों का जहर निकाला, बेन ने चकित रावेत और स्पाइरस पर चिल्लाया। अपने छोटे भाई की बुदबुदाहट को देखकर रॉथ हतप्रभ रह गया। हालांकि वह जल्द ही अपनी हतप्रभता से बाहर आ गया और रॉबिन को थंडरपूल का पानी पीने में मदद की। जबकि स्पाइरस अपनी निष्क्रिय अंतर्निहित कौशल, प्रकृति की बेटी, के कारण उसके चेहरे से सारी थकान गायब हो गई थी। जैसे ही उसने बेन की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने आशीर्वाद का प्रयोग करके रॉबिन को 5 तत्वों के विष के दुष्परिणामों से मुक्त कर दिया। गुरुजी, क्या मैं इसे हथियार के रूप में रख सकता हूँ? बेन धीरे से खड़ा हुआ और अजाक्स की ओर चला गया और अपने हाथ में 5 तत्वों का जहर दिखाते हुए उससे पूछा, चूंकि तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। अजाक्स ने 5 तत्वों वाले जहर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की क्योंकि वह जानता था कि इसकी असली क्षमता पूरी तरह से बेन के हाथों में प्रदर्शित होगी। क्योंकि बेन को विष के मार्ग का ज्ञान था, जो उसे किसी भी कम शक्तिशाली जहर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। और अगर वह युद्ध में पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली जहर का इस्तेमाल करता है और विष के मार्ग की मदद से उच्च साधना वाले प्रतिद्वंद्वी भी उससे डरते हैं। इसलिए अजाक्स को बेन द्वारा हथियार के रूप में 5 तत्वों के जहर का इस्तेमाल करने से कोई आपत्ति नहीं थी। स्पिरिस और रॉथ से ठीक होने के कुछ ही क्षणों बाद रॉबिन का पहले से बीमार चेहरा जीवंत हो गया और उसके चेहरे पर लालिमा आ गई। हालांकि रॉबिन ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली, जिससे अजाक्स को चिंता हुई, जो केवल 1 सेकंड तक ही रही और फिर गायब हो गई। क्योंकि उन्हें सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें मिशन पूरा होने की जानकारी दी गई थी।
डिंग मिशन, रावेत के छोटे भाई को बचाना सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पुरस्कार, मेजबान की सूची में एक रहस्यमय पुरस्कार बॉक्स संग्रहीत किया जाता है। अतिरिक्त पुरस्कार, एक छोटा ऊर्जा गोला जो मेजबान को एक छोटे दायरे से बाहर निकलने की अनुमति देता है। एक अतिरिक्त इनाम, हालांकि उसे एक अतिरिक्त सिस्टम इनाम मिला, लेकिन अजाक्स खुश नहीं था। इसके बजाय वह थका हुआ लग रहा था क्योंकि उसने सोचा, सब कुछ से गुजरने के बाद मुझे ये पुरस्कार मिले। आह! मिशन से प्राप्त पुरस्कारों को देखकर अजाक्स ने आह भरी। क्योंकि रहस्यमय इनाम बॉक्स बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि यह शायद ही कभी कोई अच्छी वस्तु देता है जबकि छोटी ऊर्जा ओब उसे केवल एक छोटे दायरे से गुजरने की अनुमति देती है। 5 तत्वों की दुनिया में आने के बाद मैंने अपने 2 छोटे क्षेत्र भी खो दिए। अजाक्स को लगा कि यह मिशन उसके लिए सबसे कम फायदेमंद मिशन था जब उसने उस बेचैनी के बारे में सोचा जो उसने 5 तत्वों की दुनिया में आने के बाद महसूस की थी। जो भी हो, कम से कम मुझे 3 आत्मिक जानवर तो मिले, उसने खुद को सांत्वना दी और कुछ अपठित सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा। डिंग मिशन, पहले 4 मौलिक आत्माओं को कमांडर दायरे में अपग्रेड करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पुरस्कार, मेजबान की सूची में एक रहस्यमय पुरस्कार बॉक्स संग्रहीत किया जाता है। मैं इस मिशन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अजाक्स की पिछली उदास अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई जब उसने उन सूचनाओं को देखा। यह मिशन क्वेस्ट टैब में तब उत्पन्न हुआ था जब वह पहली बार 5 तत्वों की दुनिया में आया था। जब उसे यह मिशन मिला तो अजाक्स ने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वह बिना ज्यादा परेशानी के मिशन पूरा कर सकता है। हालांकि एक के बाद एक घटनाओं से गुजरने के बाद वह इस मिशन के बारे में पूरी तरह से भूल गया। अब जब स्पाइरस ने कमांडर दायरे में प्रवेश किया तो अजाक्स ने स्वयं को जाने बिना ही उस मिशन को पूरा कर लिया क्योंकि उसकी अन्य प्रारंभिक मौलिक आत्माएं जैसे वोल्केनिस, नेक्रोस और स्लेट पहले से ही मौलिक आत्मा कमांडर दायरे में प्रवेश कर चुकी थीं। उन सूचनाओं की जांच करने के बाद अजाक्स जमीन पर आराम करने लगा और उसने लड़ाई को अपने मौलिक आत्माओं पर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह बिना उचित आराम के इतने सारे कामों से गुजरने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता था। किनारे पर नकाबपोश पक्षी मानव और रावेत कुछ बात कर रहे थे, तभी नकाबपोश पक्षी मानव जनजाति में घुस गया। रावेत ने एक क्षण के लिए अपने भाई की ओर देखा और अजाक्स से पूछा, युवा स्वामी, क्या मैं जाकर अपने कबीले की मदद कर सकता हूँ? जो चाहो करो, लेकिन वहां मत मरना, अजाक्स ने बेफिक्री से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नकाबपोश पक्षी मानव की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे रॉथ की चिंता थी, इसलिए उसने उसे आत्मिक जानवर से लड़ते समय सावधान रहने को कहा। बेन ने अजाक्स की अनुमति नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि उसके समनिंग मास्टर को कुछ आराम चाहिए था, इसलिए वह भी अपने नए हथियार 5 तत्वीय जहर का परीक्षण करने के लिए दौड़ा। जहां तक बेहोश राविन का प्रश्न है, उसकी देखभाल स्पाइरस द्वारा की गई थी और एजेक्स के पास विश्राम करने वाली एकमात्र मौलिक आत्मा थी गोलमटोल स्लेट, जिसने पृथ्वी ढाल का प्रबंधन अपने क्लोन को दे दिया था। दूरी पर वोल्केनिक ने बिना किसी कठिनाई के सैकड़ों आत्मिक जानवरों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और दूसरी दिशा में एक काला सिलहूट जिसकी ऊंचाई अजाक्स के समान थी, आत्मिक जानवरों के एक अन्य समूह से लड़ रहा था। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना पृथ्वी की ढाल के नीचे आराम कर रहा था। गाजियन ब्यास, स्वूश, अग्निकौवा जनजाति के प्रवेश द्वार पर एक बड़े अग्निकौवे ने सैकड़ों आत्मिक जानवरों को घायल कर दिया, जबकि एक साधारण हमले से दसियों आत्मिक जानवरों को मार डाला। ये यहीं नहीं रुका, बल्कि अपनी हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। देखो, क्या ये हमारा संरक्षक आत्मिक पशु है? अग्निकौवा जनजाति के एक व्यक्ति ने दूर खड़े बड़े अग्निकौवे की ओर इशारा करते हुए अन्य लोगों से पूछा। एक अन्य जनजाति के व्यक्ति ने संरक्षक आत्मा जानवर के बारे में जो कुछ वह जानता था, उसे बताते हुए कहा, मैंने सुना है कि अतीत में हमारे कबीले में एक संरक्षक आत्मा जानवर था, लेकिन वह कई वर्षों तक दिखाई नहीं दिया और हमारे सभी बुजुर्गों ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे गलत थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस बड़े अग्निकौवे से परिचित हूँ। हाँ, मुझे भी। ये बिल्कुल रॉथ के आत्मिक जानवर के रूप जैसा दिखता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब हमारी जनजाति वर्तमान संकट से सफलतापूर्वक पार पा लेगी। दोनों अग्निकौवा जनजातियों के बीच बातचीत बंद हो गई क्योंकि उनका ध्यान एक बार फिर से आत्मिक जानवर को मारने पर केंद्रित हो गया। बड़े अग्निकौवे को देखने के बाद अग्निकौवा जनजाति के हर कोने में एक ही प्रकार की बातचीत हो रही थी। बड़ा अग्निकौवा कोई और नहीं बल्कि रावेत था। विरासत का उपयोग करके सामान्य क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद, उसके सभी पिछले कौशल और साथ ही नए कौशल जो वह जागृत करने में कामयाब रहे, बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। हालांकि, उनमें से अधिकांश ने उसके विशाल आत्मिक पशु रूप को संरक्षक पशु समझ लिया। संरक्षक जानवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, जनजाति के रक्षक थे। आमतौर पर, कुछ सौ या हजारों साल पहले, हर जनजाति के पास एक संरक्षक आत्मा जानवर होता था जो जनजाति को आपदाओं से बचाता था। लेकिन समय के साथ साथ संरक्षक जानवरों की उपस्थिति कम होती गई जिससे सभी जनजातियों को लगा कि शायद वे बुढ़ापे के कारण मर गए होंगे और धीरे धीरे उन्हें भूल गए।
फिर भी कुछ जनजातियों का अब भी मानना था कि संरक्षक आत्मिक जानवर शीत निद्रा में थे और यदि जनजाति को कुछ भी हो गया तो वे जाग उठेंगे। इसलिए जब उन्होंने उस बड़े अग्नि कौवे को देखा तो उन्होंने तुरंत सोचा कि यह उनके कबीले का संरक्षक आत्मा जानवर है और उनकी युद्ध भावना अचानक बढ़ गई। चलो इन अविकसित जानवरों को मार डालें। हाँ, उन्हें मार डालो। हमारा संरक्षक आत्मिक पशु हमारे साथ है। जल्द ही सभी अग्नि कौवा जनजाति के लोग चिल्लाते हुए और खुद को प्रेरित करते हुए आने वाले आत्मिक जानवरों की ओर दौड़ पड़े। डॉट 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 लानत है तुम पक्षी मानवों पर, क्या तुम चिल्लाए बिना लड़ नहीं सकते? अजाक्स, जो कुछ समय से सोने की कोशिश कर रहा था, अग्नि कौवा आदिवासियों की तेज चिल्लाहट के कारण जाग गया और उन्हें श्राप दे दिया। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ और बेहोश पड़े रॉबिन और स्पाइरस तथा गोलमटोल स्लेट को देखा, जो खर्राटे लेते हुए बगल में सो रहा था। स्पिरिस, उसका ख्याल रखना। पृथ्वी ढाल छोड़ने के बाद अजाक्स ने स्पिरिस से कहा और नकाबपोश पक्षी मानव की ओर दौड़ा, जिसे अपने रास्ते में आत्मिक जानवरों के कारण कुछ परेशानी हो रही थी। चूंकि पृथ्वी ढाल बिना किसी कठिनाई के रैंक 5 आत्मा जानवर के हमलों का सामना कर सकती थी, इसलिए अजाक्स ने स्पाइरस की सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्हें अकेला छोड़ दिया। अरे बूढ़े आदमी, कोई मदद चाहिए? अजाक्स ने एक आत्मिक जानवर को मार डाला और नकाबपोश पक्षी मानव से पूछा। हाँ, और तुम मुझे बूढ़ा क्यों कह रहे हो? नकाबपोश पक्षी मानव ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स पर उसे बूढ़ा कहने के लिए चिल्लाया। क्योंकि मैं आपका नाम नहीं जानता, अजाक्स ने नकाबपोश पक्षी मानव को उत्तर देते हुए हंसते हुए कहा। चूंकि तुम रावेत के मित्र हो, इसलिए मुझे भी उसकी तरह सीनियर या अंकल कहो, नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स से कहा। यद्यपि वे बातचीत कर रहे थे, फिर भी वे लगातार आत्मिक प्राणियों को मारते रहे और एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ते रहे। जरूर, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अजाक्स ने देखा कि नकाबपोश पक्षी मानव अपनी दिशा नहीं बदल रहा था और उसने उत्सुकता से पूछा। क्रिको को मारने के लिए, नकाबपोश पक्षी मानव ने धीरे से अजाक्स से कहा और जनजाति नेता के घर की ओर चला गया। अजाक्स को अभी भी यह अविश्वसनीय लग रहा था कि क्रिको जीवित बच गया है, लेकिन उसने नकाबपोश पक्षी मानव से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप उसके पीछे चला गया। वैसे अजाक्स, क्या तुम समनस समूह से हो? नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ सोचने के बाद पूछा। कच, सम्मानकर्ताओं का समूह। कुछ आत्मिक जानवरों को मारने के बाद अजाक्स ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नकाबपोश पक्षी मानव अजाक्स के चेहरे पर उभरे भ्रमित भाव को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तो आप उनमें से एक नहीं हैं? ये जानकर कि अजाक्स समनस समूह से संबंधित नहीं है, उसने अपना सिर हिलाया। यह क्या है? समूह के नाम पर अजाक्स की दिलचस्पी जाग उठी। NO12 बीक जन .c ओम। चूंकि इसमें उस नाम के समनकर्ता थे, इसलिए उसने सोचा कि वह मौलिक आत्माओं और समनकर्ताओं के बारे में अधिक जान सकता है। यद्यपि एल्डर बोरोन ने उनके बारे में समझाया, लेकिन उन्होंने केवल सतही तौर पर समझाया और जब उन्होंने कोई गहन प्रश्न पूछा, तो उन्होंने उसे यह कहकर डांटा कि आपको अपनी पहली मौलिक आत्मा को जागृत करने के बाद इसे स्वयं सीखना चाहिए। इसलिए वह समनस समूह के बारे में उत्सुक था और इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी। समनस समूह, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा समूह है जिसमें केवल समनस ही सदस्य हैं। वे मजबूत हैं और सभी 5 तत्व दुनिया के निवासी उनका सम्मान करते हैं। उनकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उनके द्वारा उनके लिए किए गए अच्छे कामों के लिए। जब नकाबपोश पक्षी मानव ने उनके बारे में बताया, तो अजाक्स ने देखा कि पक्षी मानव की आंखें चमक रही थीं क्योंकि उन्हें उस समनस समूह के लिए बहुत सम्मान था। तो वे अच्छे लोग हैं। जब अजाक्स को उनके बारे में पता चला तो उसका दिल खुश हो गया। जहां तक उत्साह की बात है, तो वह इसलिए था क्योंकि उसने पहली बार सुना था कि समनस की सभी ने प्रशंसा की है। इसलिए अगर संभव हो तो वह भविष्य में उनसे मिलना चाहता था या उनके साथ जुड़ना चाहता था। मैं हत्यारे संप्रदाय से बदला लेने के बाद इस बारे में विचार करूंगा। अजाक्स ने उनके साथ शामिल होने के विचार को तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका प्लेट पहले से ही बदला लेने से भरा था और वह किसी को भी इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। नकाबपोश पक्षी मानव ने अचानक रुककर अपनी बात कहने के बाद अजाक्स के चेहरे के भावों को देखा। चलो देखते हैं, अजाक्स ने बिना किसी उत्तेजना के सहजता से उत्तर दिया, जिससे नकाबपोश पक्षी मानव ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ये बच्चा सामान्य नहीं है। कुछ देर तक अजाक्स के हाव भाव देखने के बाद उसके मन में यही एक विचार आया। उन्होंने क्वेरेक की तरह अजाक्स की पृष्ठभूमि की सभी संभावनाओं के बारे में भी सोचा, इससे पहले कि वे उसे समनस समूह का सदस्य समझने की गलतफहमी में पड़ गए। 5 तत्वों की दुनिया में विभिन्न तत्वों वाली आत्माओं वाला एक इंसान होना कोई सामान्य बात नहीं है। मुझे अपनी पीठ पीछे उससे सावधान रहना चाहिए। अजाक्स की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने के बाद नकाबपोश पक्षी मानव ने अपनी पूरी सुरक्षा बढ़ा दी और जनजाति नेता के घर में घुसने से पहले अपने सामने मौजूद आखिरी आत्मा जानवर को मार डाला। अरे अंकल, मेरा इंतजार करो। अजाक्स अनुमान लगा पाया कि नकाबपोश पक्षी मानव कहाँ जा रहा था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे दौड़ा।
नकाबपोश पक्षी मानव के पिछले शब्दों के अनुसार अजाक्स ने अनुमान लगाया कि वह क्रिको को मारने के लिए दौड़ रहा था, जो संभवतः जनजाति नेता के घर में छिपा हुआ था। जल्द ही वे घर में घुस गए और मुख्य हॉल में पहुंचकर आसपास के कमरों को देखने लगे। हालांकि इससे पहले कि वे किसी कमरे की तलाश कर पाते, वे एक जाल में फंस गए और मुख्य हॉल से गायब हो गए। बैरियर तोड़ना। धड़ एक तेज आवाज के साथ अजाक्स और नकाबपोश पक्षी मानव दोनों एक अंधेरे कमरे में गिर गए। आउच! अजाक्स ने अपना सिर रगड़ते हुए अपने आसपास की ओर देखा, जहां उसके चारों ओर कुछ मीटर तक देखने के लिए बमुश्किल पर्याप्त रोशनी थी। उसके सामने नकाबपोश पक्षी मानव भी खड़ा हो गया और अपने हाथों में एक लौ लेकर अपने आसपास का निरीक्षण किया और तुरंत झुककर बोला, महान बुजुर्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजाक्स ने नकाबपोश पक्षी मानव की ओर देखा और देखा कि वहां वृद्ध और मध्यम आयु वर्ग के पक्षी मानवों का एक समूह पैर मोड़कर बैठा हुआ था। हम 15 कौओं के कप्तान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने खड़ा बूढ़ा आदमी जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसने नकाबपोश पक्षी मानव से सवाल पूछा। मैं हमारे उस शापित कबीले के नेता को मारने आया हूँ, नकाबपोश पक्षी मानव ने दांत पीसते हुए अग्नि कौवा कबीले के मुखिया से कहा। क्या वह जनजाति में वापस आ गया? बड़े बुजुर्ग के पास खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के पक्षी मानव ने चिंतित स्वर में जल्दी से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि हॉक जनजाति के नेता के साथ लड़ाई में उसका शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में छिपी हो सकती है क्योंकि जनजाति नेता के घर के चारों ओर की बाधा अभी भी बरकरार है। नकाबपोश पक्षी मानव ने बुजुर्ग की ओर देखा, जिसने सवाल पूछा और हॉक जनजाति में घटित घटनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। तब हमें इस अवरोध को तोड़ने का मौका मिल सकता है जो हमें बाहर जाने से रोक रहा है। मुखौटे वाले पक्षी मानव के शब्दों को सुनकर बड़े बुजुर्ग उत्साहित दिखे और तुरंत एक समचतुर्भुज के आकार का लकड़ी का टोकन निकाला जिस पर अजीब निशान थे। बड़े बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद नकाबपोश पक्षी मानव ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वह समझ गया था कि सभी बुजुर्ग और महान बुजुर्ग यहाँ क्यों फंसे हुए थे और उसने बड़े बुजुर्ग के हाथों में लकड़ी के टोकन को देखा। सभी लोग अपने टोकन निकाल लें, बड़े बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास के अन्य जनजाति सदस्यों को आदेश दिया। जल्द ही प्रत्येक बुजुर्ग और यहाँ तक कि नकाबपोश पक्षी मानव ने भी अपने अंतरिक्ष वलय से एक समान दिखने वाला टोकन निकाला। जब मैं तुमसे कहूं तो अपनी सारी ऊर्जा टोकन में डाल दो, उसके बाद उस ऊर्जा को मेरे लकड़ी के टोकन में डाल दो। क्या तुम समझे? बड़े बुजुर्ग की आवाज बहुत गंभीर लग रही थी जिससे अंधेरे कमरे में मौजूद सभी लोग कांप उठे। हाँ, बड़े बुजुर्ग, अजाक्स को छोड़कर सभी ने अपना सिर हिलाया और बड़े बुजुर्ग के शब्दों का पालन किया। वाह, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। अजाक्स की उनकी गतिविधियों में रुचि बढ़ गई और उसने उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखा। अब उस ऊर्जा को मुझ में स्थानांतरित कर दो, बड़े बुजुर्ग की आवाज ने एक बार फिर शांत अंधेरे कमरे को हिला दिया क्योंकि सभी लकड़ी के टोकन से ऊर्जा किरणें बड़े बुजुर्ग के लकड़ी के टोकन की ओर बढ़ीं। बूम! जैसे ही सारी ऊर्जा ग्रैंड एल्डर के लकड़ी के टोकन में प्रवेश कर गई, पहले की तुलना में बहुत बड़ी छोटी ऊर्जा किरणें अवरोध की ओर बढ़ीं और उसमें एक छेद कर दिया। वाह! जैसे ही अवरोध गायब हुआ, अजाक्स उत्साह से चिल्लाया, हालांकि उसे जल्द ही याद आया कि वह अग्नि कौवा बूढ़ों के एक समूह से घिरा हुआ था और उसने अपना मुंह ढक लिया। वैसे यह मानव बच्चा कौन है? एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से अजाक्स के बारे में पूछा। वह वही है जिसने रावेत को बचाया और उसे हमारे कबीले में वापस लाया। नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन सरल शब्दों में उसका परिचय कराया। ओह, अच्छा। जब उन्होंने नकाबपोश पक्षी मानव के शब्द सुने, तो सभी ने अपना सिर हिलाया और कृतज्ञता महसूस की। अग्नि कौवा जनजाति में हर कोई जानता है कि रावेत उनके जनजाति के लिए कितना महत्वपूर्ण था और जब उन्होंने सुना कि वह कुछ महीनों के लिए एक मिशन पर जा रहा है, तो वे चिंतित हो गए। चूंकि अजाक्स ने उनकी जनजाति की आशा को बचाया था, इसलिए वे आभारी महसूस कर रहे थे लेकिन वे जल्दी में थे और कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे ठीक से धन्यवाद देने में असमर्थ थे। उफ! अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान न दे पाने के लिए खुद को डांटा। वह उत्साह से चिल्लाया क्योंकि उसने अंततः वह सिस्टम नोटिफिकेशन देख लिया जिसका वह इंतजार कर रहा था और यह उसी समय प्रकट हुआ जब बुजुर्गों ने अवरोध को नष्ट कर दिया था। उस अधिसूचना को देखने के बाद वह बहुत उत्साहित था कि वह आखिरकार इस 5 तत्व की दुनिया को छोड़कर कैप्टन एडमंड और अन्य लोगों के पास वापस जा सकता है। इसलिए उसने अनजाने में ही जोर से चिल्लाकर अन्य बुजुर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही अग्नि कौवा जनजाति के सभी सदस्य दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, अजाक्स पिछले सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करते हुए उनके पीछे चला गया। डिंग! मेजबान ने रावेत के छोटे भाई को बचाओ मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसलिए मेजबान 5 तत्वों की दुनिया छोड़ सकता है। अंततः मैं 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन एल्डर क्वेरेक ने कहा है कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। अजाक्स को वह समय याद आया जब उसने जल्दबाजी में हॉक जनजाति को छोड़ दिया था और सिस्टम से पूछने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। सिस्टम, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक सकता हूँ?
हालांकि वह 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में वह वहां रहना चाहता था और अपनी आत्मा और खुद को कुछ और दिनों के लिए 5 तत्वों की दुनिया में प्रशिक्षित करना चाहता था। इसलिए उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग, चूंकि होस्ट को बी डेंजर रेटिंग मिशन के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए सिस्टम 5 एलिमेंटल दुनिया में रहने के लिए 3 समय अवधि दे सकता है। कृपया उनमें से एक का चयन करें। नवंबर एल बी जेएनएन। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। हम दिलचस्प दिलचस्प अजाक्स ने ऐसी विचारशील प्रणाली के लिए अपना सिर हिलाया। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा, सिस्टम, मैं यहाँ 10 दिन रहना चाहता हूँ। यद्यपि वह मानव दुनिया में वापस लौटना चाहता था, फिर भी उसने 10 को इसलिए चुना क्योंकि उसे सिस्टम की मदद से रैंक 4 कीमिया मास्टर बनने के पिछले मिशन के इनाम की याद थी। इसलिए उन्होंने पंचतत्वीय दुनिया में ही रहने का निर्णय लिया, क्योंकि पंचतत्वीय दुनिया में कीमिया सामग्री प्राप्त करना मानव दुनिया की तुलना में अधिक आसान था। डिंग, 5 तत्वीय दुनिया में मेजबान का प्रवास 10 दिनों तक बढ़ गया है। नोट, यजमान इन 10 दिनों में पंचतत्वीय दुनिया को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं सिर्फ 10 घंटे और रुक रहा हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अजाक्स ने सोचा और गणना की कि वह 5 तत्वों की दुनिया में मानव दुनिया के साथ कुल कितने समय तक रुका था। यद्यपि पंचतत्वीय दुनिया में 2 दिन बीत चुके हैं, मानव दुनिया में केवल 2 घंटे ही बीते हैं और पंचतत्वीय दुनिया में अतिरिक्त 10 दिन रहने के बाद भी अजाक्स कैप्टन एडमंड से केवल 12 घंटे ही दूर रहेगा। इसलिए अजाक्स चिंतित नहीं हुआ और उसने 5 तत्वों की दुनिया में रहने का फैसला किया। मैं रैंक 4 कीमिया मास्टर के ज्ञान के साथ 5 तत्व दुनिया छोड़ सकता हूँ। हाहा। अपने कीमिया मास्टर के पद के बारे में सोचने मात्र से ही अजाक्स को संतुष्टि मिली और वह हंस पड़ा। उसने जल्दी ही अपनी खुशी को अपने दिल में दबा लिया और बुजुर्गों के पीछे दरवाजे की ओर चल दिया। हालांकि उनके दरवाजा खोलने से ठीक पहले दरवाजा अपने आप खुल गया और एक काले रंग का व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ और धीमी भूतिया आवाज में बोला, नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्गों। आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? लाल लकड़ी की मुहर। क्रिको, तुम पहले ही अपना शरीर खो चुके हो, इसलिए मूर्ख बनना बंद करो और रोवेत को जनजाति नेता की मुहर दे दो। ग्रैंड एल्डर बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। वह काली छाया कोई और नहीं बल्कि अग्निकोवा जनजाति का नेता क्रिको था। उसकी आवाज के कारण सभी बड़े लोग उसे आसानी से पहचान लेते थे। हाँ, तो आप सभी को इसके बारे में पता था। काली छाया ने अनजाने में अजाक्स को देखा और कहा, तो आप ही वह हैं। हे। क्रिको को हॉक जनजाति के अजाक्स की याद आ गई और वह उसकी ओर देखते हुए अजीब तरह से हंसने लगा। तो क्या हुआ? यदि मैं एक शरीर खो देता हूं, तो भी मेरे पास मेरी आत्मा है और मैं स्वयं एक और शरीर बना सकता हूं। क्रिको ने ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों का मजाक उड़ाया। मुझे पता है कि आपको एक राक्षसी विरासत मिली है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप मोहर को रावेत को सौंप दें, जिसके पास शुद्ध रक्त रेखा का उच्चतम स्तर है। ग्रैंड एल्डर ने काली छाया को देखा और अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ कहा। नकाबपोश पक्षी मानव से ग्रैंड एल्डर को यह जानकारी मिली कि जनजाति नेता के घर के बाहर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां केवल कुछ आत्मिक जानवर हैं और उनका ख्याल रावेत और अन्य जनजाति के लोगों द्वारा रखा जा रहा है। NO12BIN.C ओम। इसलिए ग्रैंड एल्डर शांत मूड में थे और उन्होंने अपनी शांति से क्रिको पर दबाव डाला। मुझे लगता है कि इस बूढ़े मूर्ख के पास मुझसे निपटने का कोई तरीका होगा। जब उसने ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर शांति देखी, तो क्रिको को असहज महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने कहा, मैं अंततः आपकी चिंता को समझ गया। हाहा, काली छाया हंसने लगी और आगे बोली, चूंकि मैं अपनी राक्षसी तकनीक से हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूं, इसलिए आप मुझसे डर रहे हैं और मुझे जनजाति नेता के रूप में नहीं चाहते हैं। क्रिको के शब्दों से अंधेरे कमरे में बैठे सभी लोगों की भौहें तन गईं, मानो वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रहा है। ऐसा मत करो जैसे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग। काली छाया क्रोधित हो गई जब उसने सभी बुजुर्गों के चेहरे पर भाव देखे। मुझे पता है कि तुम अपने मूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद एक नया शरीर बना सकते हो और यह भी जानते हो कि तुम उस प्रक्रिया को लगातार दोहरा सकते हो, लेकिन मुझे इस बात का कभी डर नहीं लगा। ग्रैंड एल्डर ने अपने शब्दों को हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी महत्वाकांक्षा की अधिक चिंता है जिसके लिए तुम अपने कबीले को भी नष्ट कर सकते हो। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मोहर सौंप दो और फायर क्रो कबीले से बाहर निकल जाओ। जब उसने ये शब्द सुने तो क्रिको क्रोधित हो गया, लेकिन उसने इसे दबा लिया क्योंकि वह जानता था कि वह इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है और अगर वह एक सेकंड के लिए भी लापरवाह रहा तो ग्रैंड एल्डर उसकी आत्मा को नष्ट कर सकते हैं। क्या बकवास है। अजाक्स ये शब्द सुनकर हैरान रह गया और जीवन के बारे में उसकी समझ पूरी तरह बदल गई। उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति आत्मिक चेतना रूप में अपने शरीर से तभी बच सकता था जब साधक शारीरिक साधना या आत्मिक साधना में राजलोक में पहुंच जाता था।
ऐसा कहा जाता है कि क्रिको को अपने एक साहसिक कार्य में एक राक्षसी विरासत मिली और उसने एक गुप्त तकनीक प्राप्त की जो उसे अपनी आत्मा चेतना के रूप में अपने असली शरीर से बचने की अनुमति दे सकती है और यह उसे अपनी आत्मा के निवास के लिए लगातार एक नया शरीर बनाने की भी अनुमति देती है। जैसे ही वह क्रिको और ग्रैंड एल्डर की बातचीत से भ्रमित था, अजाक्स ने अपने सिर में नकाबपोश पक्षी की आवाज सुनी जिसने क्रिको की गुप्त तकनीक के बारे में बताया। वाह, यह एक अच्छी तकनीक है, अजाक्स ने उसी आवाज संचरण विधि में नकाबपोश पक्षी मानव को उत्तर दिया। तुम अभी भी इसे ठीक से नहीं समझे हो। मुझे इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, फिर वही शब्द कहो जो तुमने अभी मुझसे कहे थे। नकाबपोश पक्षी पुरुष ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स की ओर देखते हुए आगे कहा, हर बार जब वह एक शरीर बनाता है तो उसे अपने कबीले के सदस्यों की बलि देनी पड़ती है। पहली बार उसे 1000 सदस्यों की बलि देनी पड़ती है, दूसरी बार उसे 2000 की आवश्यकता होती है और हर बार जब वह अपने लिए एक नया शरीर बनाता है तो ये संख्या बढ़ती जाती है। अब बताओ, क्या यह एक अच्छी तकनीक है? राक्षसी कौशल के बारे में विस्तार से बताने के बाद अजाक्स को क्रिको के प्रति ग्रैंड एल्डर की चिंता समझ में आ गई और वह चाहता था कि वह अग्निकोवा जनजाति को छोड़ दे। ये वास्तव में एक राक्षसी तकनीक है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और नकाबपोश पक्षी मानव से सहमति जताते हुए काली छाया की ओर देखा। हा हा हा, छोड़ दो, मैं जनजाति को क्यों छोड़ूंगा जब मैं ही इसका नेतृत्व कर रहा हूं। क्रिको ने हंसते हुए ग्रैंड एल्डर को मजाकिया लहजे में जवाब दिया। अगर तुम नहीं जाओगे तो कृपया इस बात की चिंता मत करो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूंकि क्रिको उनके अपने कबीले का सदस्य था, इसलिए ग्रैंड एल्डर क्रिको के आत्मिक चेतना रूप को मारना नहीं चाहते थे, जिसमें लगभग कोई ताकत नहीं थी। हाँ, कृपया, बड़े बुजुर्ग, मुझे अपने चुटकुलों से मत हंसाए। मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं और आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी जनजाति नेता की मुहर है और मैं इस घर में अजेय हूं। क्रिको हंसना जारी रखा क्योंकि उसने एक लाल लकड़ी की मुहर निकाली जो बड़े बुजुर्ग की लकड़ी की मुहर से बहुत बड़ी थी। तुम अभी भी नहीं समझे कि वह लकड़ी की मुहर कैसे काम करती है, बच्चे, बड़े बुजुर्ग ने काली छाया को देखा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम किसको बच्चा कह रहे हो? साला कमीना, क्रिको को गुस्सा आया जब उसने बड़े बुजुर्ग की बातें सुनी और तुरंत अपनी लाल लकड़ी की मुहर बड़े बुजुर्ग की ओर तान दी और कहा, मरो अभी। जैसे ही उसने ये कहा, लाल लकड़ी की मुहर से लाल प्रकाश की एक किरण निकली और बड़े बुजुर्ग की ओर बढ़ी। हालांकि प्रकाश की किरण ग्रैंड एल्डर को छूने से ठीक पहले वह पतली हवा में गायब हो गया। क्या? क्रिको ये देखकर हैरान रह गया कि उसका हमला विफल हो गया और उसे सबसे अधिक हैरानी इस बात की थी कि वह अभी भी यह नहीं जान पाया था कि ग्रैंड एल्डर पर हमला विफल क्यों हुआ। मुझे तुम्हारा भ्रम दूर करने दो, बड़े बुजुर्ग ने काली छाया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिस क्षण तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ, तुम्हारे हाथ में जनजाति नेता की मुहर अपनी मूल शक्ति का आधा हिस्सा खो गई और अन्य बुजुर्गों की लकड़ी की मुहरों और 15 कौवों के कप्तान की लकड़ी की मुहर की शक्ति के साथ मेरी लकड़ी की मुहर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई और वर्तमान जनजाति नेता की मुहर बन गई। जब तक इसे किसी उपयुक्त उम्मीदवार को नहीं दिया जाता, ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी जनजाति अतीत की बात बन जाएगी। अग्निकोवा जनजाति में उच्च वर्ग के प्रत्येक जनजाति सदस्य के पास एक लकड़ी की मुहर होती थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, तथा समय के साथ साथ कुछ को छोड़कर वे लकड़ी की मुहरों के उपयोग को भूल गए। फिर भी अग्नि जनजाति के सभी उच्च वर्ग अपने प्रयोग से संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुहरों के बारे में शोध करना कभी बंद नहीं किया। ग्रैंड एल्डर अग्नि जनजाति के वर्तमान उच्च वर्ग में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन मुहरों के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखते थे, इसलिए क्रिको के शरीर के बारे में जानने के बाद वह काफी आश्वस्त थे। क्या? काली छाया ने अपने हाथ में लाल लकड़ी की मुहर को देखा और उसे बड़े बुजुर्ग की ओर फेंक दिया और कहा, तो मैं जनजाति छोड़ दूंगा। कैच, हे, बड़े बुजुर्ग ने लाल लकड़ी की मुहर को पकड़ने के बाद चालाकी से हंसते हुए कहा, जिससे क्रिको चिंतित हो गया।